देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों का ये जितने भी इलास्ट्रेशंस थे वो हो गए थे, ठीक है। वो उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोविजंस रिजर्व भी पढ़ा था, मतलब इलास्ट्रेशन 12 तक कंप्लीट हुआ था। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 किया था। एक बार चेक कर लेते 12 तक ही था कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन ही था। हाँ, और ये 13 मैंने यहाँ पर ही करके दिखाया था, ये जस्ट एक एमसीक्यू के तरह था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ गांगुली प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, 31 मार्च 2020। अब देखो साइमल्टेनियसली एनपी और ये करने का फायदा ये है कि दोनों का कंसेप्ट जो है, बेस जो है वो एक ही जैसा है, क्योंकि वहां पीएल इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, यहाँ पीएल बनता है। तो बेसिकली एक ही प्रोसेस के हिसाब से होगा। तो देखो कैपिटल यहाँ पर ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। स्टॉक ये ट्रेडिंग में जाएगा, सेल्स ये ट्रेडिंग में जाएगा, सेल्स रिटर्न ये भी ट्रेडिंग में, सेल्स से लेस होगा परचेस ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, परचेस रिटर्न ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, परचेस से लेस होगा, कैरेज इनवर्ड ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, कैरेज का इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है लेकिन आउटवर्ड होने से पीएल में जाता है। ये सब देखो हम लोग बेसिक में, बेसिक जब इसका फाइनल अकाउंट्स का जो पहला क्लास था, आज हम लोग का 3rd क्लास है, वहां पर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो रेंट देखो पीएल में जाएगा, तो पहले ये सब हम लोगों को एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, कौन सा चीज कहाँ जाने वाला है। सैलरी पीएल में जाएगा, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा, लोन फ्रॉम देना बैंक, देना बैंक से लोन लिया गया है तो ये चला जाएगा लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट पेड, अब ये तो खर्चा हो गया, ये चला जाएगा पीएल में, ठीक है, इंटरेस्ट पेड पीएल में जाएगा। अच्छा नीचे एक बार देखते हैं और कोई डिटेल्स है, प्रिंटिंग स्टेशनरी ये भी पीएल में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट पीएल में जाएगा। अच्छा इधर देखते हैं, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी पीएल में जाएगा क्योंकि ये इनकम है, कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, तो ये चला जाएगा हम लोग का बैलेंस शीट में कैश के वहां पर, मतलब कैश जहां पर हम लोग करेंट एसेट्स लिखते हैं। डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट ये पीएल के क्रेडिट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट 5%, लेकिन कब परचेज हुआ है 1/4/2019, और हम लोग प्रिपेयर करेंगे 31 मार्च 2020 का, मतलब इतने पीरियड का, यानी कि 12 मंथ्स का इंटरेस्ट का अर्निंग हमें मिलना चाहिए। तो एक बार चेक करें, 25,000 पे 5% यानी कितना होगा, 1250 है ना, इतना हमें इंटरेस्ट रिसिप्ट होना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कहीं इंटरेस्ट रिसिप्ट लिखा हुआ है कि नहीं, ये बोला नहीं है कि ट्रायल बैलेंस, ये बोल रहा है कि कुछ पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस एग्जैक्ट है ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक है। क्यों, देखो ये ट्रायल बैलेंस है नहीं। सबसे पहला बात है ट्रायल बैलेंस टैली करके दिखाता अगर ट्रायल बैलेंस होता। दूसरा बात ये है सेल्स और सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस में कभी एक ही साइड में होंगे नहीं, तो ये कुछ फॉर्मेट नहीं है, मतलब ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन है। तो हमें नॉलेज होना चाहिए कहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट तो मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट रिसिप्ट जरूर होगा क्योंकि हमें वैल्यूज भी बता दिए और रेट भी बता दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेट भी बता दिया है कि कब से इन्वेस्टमेंट चालू हुआ था। तो अगर 1 ईयर कंप्लीटेड है तो इंटरेस्ट जरूर ड्यू हुआ है। फर्नीचर खरीदा गया है, फर्नीचर खरीदा गया है नहीं, फर्नीचर का वैल्यू है 1/4/2019 में, यहाँ पर बोल रहा है 9,000, ठीक है, फर्नीचर का वैल्यू। तो इस पे डिप्रिशिएशन होगा, फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा और इसका डिप्रिशिएशन पीएल में जाएगा, और बैलेंस शीट में भी लेस होकर दिखाना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड पीएल, जनरल एक्सपेंस पीएल, ऑडिट फी जो है वो भी पीएल, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी हम लोगों का पीएल में जाएगा, पोस्टेज टेलीग्राम पीएल में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ম্যাম कैश, हाँ बोलो। জেনারেল এক্সপেন্স কেন পিএলএ যাবে একটু এক্সপ্লেন করে দেবেন? জেনারেল এক্সপেন্স এই জন্য পিএল এ যায় কারণ জেনারেল এক্সপেন্স মানে আমাদের ফ্যাক্টরি রিলেটেড, ফ্যাক্টরি বা আমাদের কোনো ডাইরেক্ট এক্সপেন্স হচ্ছে না। জেনারেল এক্সপেন্স মানে তো নর্মাল খরচা, যে ছোট ছোট খরচা যেগুলোকে আমরা কোনো নাম দিই না, ঠিক আছে, সেটাকে বলে জেনারেল এক্সপেন্স। আর পিএল এ আমার কি যায়, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ খরচা যায়, সেলিং ডিস্ট্রিবিউশনের খরচা যায়। এবারে ট্রেডিং এ আমাদের কি যায়, ট্রেডিং এ হচ্ছে স্টকটাকে লোকেশন পর্যন্ত আনা, মানে সেলেবল কন্ডিশনে আনার জন্য যে খরচা হয় সেটাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট এক্সপেন্স, ঠিক আছে। তো জেনারেল এক্সপেন্স অ্যাকচুয়ালি ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সের মধ্যে কাউন্ট করা হয়,
কারণ এখানে এই এক্সপেন্সটাকে আমরা এটা ধরি না, মানে এটা একটা মানে প্রসেস হয়ে গেছে বলতে পারো। যেরকম ধরো ওয়েজেস, ঠিক আছে, তো ওয়েজেসটা আমরা কেন ট্রেডিং এ লিখছি, কারণ হচ্ছে ওয়েজেস যে ডেলি যে মজদুরদেরকে দেওয়া হয়, আমরা এটা ধরে নিই কি আমার ফিনিশ গুডসটাকে গোডাউন পর্যন্ত আনার জন্য আমি যেটা দিচ্ছি সেটা ওয়েজেস। ওয়েজেসও পারিশ্রমিক, স্যালারিও পারিশ্রমিক, কিন্তু স্যালারি এই জন্য পিএলে আসে কারণ স্যালারি হচ্ছে আমার, স্যালারি যাদেরকে দিই, ঠিক আছে, তারা আমার স্টকটাকে গোডাউন পর্যন্ত আনার কাজ করে না, তারা আমার বিজনেসটাকে মেনটেন করার কাজ করে, ঠিক আছে। তো স্টক রিলেটেড যে খরচা সেগুলো ট্রেডিং এ যাবে, আর স্টক রিলেটেড যে খরচাগুলো নয় সেটা যাই হোক সেটা আমাদের পিএল এ আসবে। তো জেনারেল এক্সপেন্সেসে স্টক রিলেটেড খরচা ওটা হচ্ছে না, নাম কিছু দিচ্ছে না, কিন্তু আমরা এটা ধরে নিই জেনারেল এক্সপেন্স মানে বিজনেসকে মেনটেন করার খরচা, সেই জন্য ওটা পিএল এ আসবে। বুঝতে পেরেছি ম্যাম। আর ম্যাম যদি শুধু ডাইরেক্ট এক্সপেন্স লেখা থাকে তাহলে ট্রেডিং এর ডেবিট সাইডে লিখে দেবো? हाँ, एक्सपेंस माने तो ওকে ম্যাম। डेबिट ही जाता है। अच्छा, ऑडिट फीस देखो, ऑडिट फीस ऑडिटर को फीस देते हैं तो ये भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, ठीक है। अगर ऑडिट हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट बिलोंग करता है, मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं होता है। जब तुम लोग ऑडिट पढ़ोगे तो देखना, तो ऑडिट जो भी हो ये रूल्स होता है, जैसे टैक्स, अगर टैक्सेबल इनकम है टैक्स देना पड़ता है, वैसे ही अगर ऑडिटेबल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो ऑडिटर का फीस ये भी पीएल में जाएगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा, पोस्टेज टेलीग्राम पीएल में जाएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, डिपॉजिट ये कहा जाएगा, डिपॉजिट डेबिट बता दिया है। देखो एक चीज देख रहे हो तुम लोग, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, क्योंकि ये है नहीं ना, ट्रायल बैलेंस की तरह दिया नहीं, इसलिए इन लोगों ने कुछ कुछ बता दिया है। अब देखो कैपिटल क्रेडिट इसीलिए बताता है, हम लोग को पता है कि कैपिटल क्रेडिट ही होता है, लेकिन बाई चांस मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का कैपिटल अगर डेबिट है, जैसे पार्टनरशिप वगैरह में हो सकता है ना डेबिट देखते हो, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया कि ये क्रेडिट ही है, ठीक है। अब डिस्काउंट रिसिप्ट बताया तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट है ना। अब रेंट वेंट का मैंने बोला था, अब देखो सैलरी किसी का अर्निंग भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, रेंट का मतलब रेंट पेड ही होता है, रेंट रिसिप्ट जब तक नहीं बोलेगा वो रेंट रिसिप्ट होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कैश इन हैंड डिपॉजिट्स का देखो, डिपॉजिट्स का डेबिट बैलेंस मतलब एसेट है, हम लोगों ने बैंक वगैरह कहीं पर डिपॉजिट किया होगा, ये पैसा ये एसेट है। अब 10% मतलब इस डिपॉजिट पे रिटर्न भी मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है। अब 10%, ठीक है, 10% मतलब कितना हो जाएगा 15,000, क्यों मैंने 1 ईयर का किया, देखो 1/4/2019 को भी ये डिपॉजिट था, यानी 31 मार्च 2020 तक इसका 10% इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो कैपिटल को कम कर देता है, तो ड्राइंग्स मतलब अगर सोल प्रोप्राइटर मतलब प्रोप्राइटर जो है वो अगर पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा ड्रॉ करता है तो उसे हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, पैसा लेता है तो, ठीक है। तो ये हम लोग का कैपिटल में एडजस्ट होगा। नाउ एडजस्टमेंट देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एज ऑन 31 मार्च 2020, अब सारा डेटा जो है दो दो बार पुट होना चाहिए। जैसे स्टॉक जो है ये एक बार ट्रेडिंग में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के, एक बार बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में स्टॉक दिखाना पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स, अब यहाँ पर क्या इंक्लूडेड है सुनो, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च 2020 टू द वैल्यू ऑफ 15,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। अब ये क्या है, बोल रहा है कि कोई एक कस्टमर गुड्स रिटर्न कर दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले बोल रहा है इसके लिए कोई एंट्री नहीं किया गया था। अगर एंट्री नहीं किया गया था तो कस्टमर के रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। अगर कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया इसको हम लोग बोलेंगे सेल्स रिटर्न। अब बोल रहा है इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सेल्स रिटर्न है ना, ये जो सेल्स रिटर्न है इसमें ये सेल्स रिटर्न इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एंट्री नहीं हुआ था, तो इसमें वो एडेड नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पर, अब ये और एक लाइन जो इसमें लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि ये 31 मार्च 2020 को किया गया था रिटर्न बाय कस्टमर, इसीलिए ना वो उन लोगों ने काउंट नहीं किया, मतलब हुआ नहीं काउंट करना, क्योंकि देखो फाइनल अकाउंट्स 31 मार्च को बना रहे तो बिजनेस थोड़ी ना बंद है, बिजनेस में तो ट्रांजैक्शन चल ही रहे हैं, ठीक है, बिजनेस तो बंद नहीं है। अब फाइनल अकाउंट्स बन रहा था, ठीक है, और कोई आके बोल रहा है कि मुझे 15,000 का गुड्स रिटर्न करके बोल रहा है मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर हम लोगों का फाइनल अकाउंट्स का डिटेल्स हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था, तो उसमें हम लोगों ने 15,000 ऐड नहीं किया। तब हमारा इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, क्योंकि एंट्री पास नहीं होना भी एक
एरर है, ठीक है। एरर कितने टाइप ऑफ होता है, एक तो हम लोग प्रिंसिपल एरर कर सकते हैं, मतलब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा नहीं चूज कर पाए, या फिर हम लोग ओमिशन, ये है ओमिशन, हम लोगों ने ये देखा ही नहीं कि हमें ये एंट्री करना चाहिए था, ठीक है। अब रीजन जो भी हो, क्योंकि एंड डेट में उन्होंने रिटर्न किया तो फिर उसका हम लोगों ने एडिशन नहीं किया, लेकिन नोट डाउन जरूर कर लिया, एडिशन कर लेंगे, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न जो है वो जितना भी अमाउंट था उसमें ये 15,000 का सेल्स रिटर्न हमें ऐड करना पड़ेगा। पहला तो ये रेक्टिफिकेशन, अब डबल एंट्री होता है हर एक चीज का, तो और एक बार एंट्री होगा। तो अब सेल्स रिटर्न अगर हम लोग का 31 मार्च को हुआ था तो उसके पहले जो डेटर काउंट हुआ था, ठीक है, उसमें ये रिटर्न का एडजस्टमेंट नहीं था, यानी ये जो डेटर दिख रहा है 1,20,000, क्योंकि सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सिंपल ये होता है, सेल्स रिटर्न टू डेटर, ठीक है। तो लॉजिकली देखो, अभी तो हम प्रैक्टिकली समझा रहे थे कि क्या होगा, अगर रिटर्न हुआ तो मेरा डेटर भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये 31 मार्च को हुआ तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है यहाँ पर, तो फिर वहां से भी यहाँ से भी हमें 15,000 लेस करना पड़ेगा। अब एंट्री के हिसाब से चलोगे तो सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो सेल्स रिटर्न को हमें और भी डेबिट करना पड़ेगा और डेटर को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेटर डेबिट आइटम होता है, सोचो, डेटर डेबिट आइटम होता है, तो डेटर को कम करना है तो उसे लेस करना पड़ेगा। और उसका प्रैक्टिकल रीजन क्या है, अगर मेरा स्टॉक रिटर्न हो चुका है, मतलब सेल्स रिटर्न हो चुका है, स्टॉक रिटर्न भी बोल सकते हैं ना, जो बेचा था वो रिटर्न हो गया, तो इसका मतलब मेरा डेटर भी कम होगा, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट मैंने नहीं दिखाया था। नाउ सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न का एंट्री होता है सेल्स टू सेल्स रिटर्न, है ना, सेल्स टू सेल्स रिटर्न। तो हमें सेल्स रिटर्न को और भी क्या करना पड़ेगा, हमें सेल्स रिटर्न को और भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें और भी सेल्स रिटर्न वहां पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्स रिटर्न को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये दो यहाँ पर हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 15,000 का भी मैंने दो एडजस्टमेंट बता दिया, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंक्लूड है रिटर्न वैल्यू, क्योंकि जो स्टॉक रिटर्न हो गया वो कहां पर आएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। जो सेल्स रिटर्न हो चुका है, कस्टमर के तरफ से प्रोडक्ट रिटर्न आया, तो हमें तुरंत क्या सोचना चाहिए, एंट्री का छोड़ो, जैसे ही कोई कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हमारा डेटर कम हो गया, इनसे 15,000 मिलने वाला था, आगे नहीं मिलेगा, और सेल्स रिटर्न बढ़ गया, ठीक है, सेल्स रिटर्न बढ़ गया, ये हमें देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ये हो गया। और दूसरा ये देखेंगे कि वो स्टॉक दे के चले गए तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ गया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, तो हमें और इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो बार चला गया, एक बार बैलेंस शीट में, एक बार ट्रेडिंग में, और इसमें रिटर्न इंक्लूडेड है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। और 15,000 का दो जगह पे ट्रीटमेंट करेंगे, डेटर से कम करके दिखाएंगे, सेल्स रिटर्न में ये जो सेल्स रिटर्न का अमाउंट था इसमें ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर 15,000 ऐड करना पड़ेगा। फिर क्या बोला है, परचेज इंक्लूड फर्नीचर ऑन 1 Jan 2020। अब ये होता है प्रिंसिपल एरर, क्योंकि परचेज अगर फिक्स्ड एसेट का होता है जैसे कि फर्नीचर, तो एंट्री होता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है, टू बैंक या कैश। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने परचेज में दिखा दिया है, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, परचेज कर दिया है, परचेज टू कैश। तो सही क्या होगा, टू कैश ये सही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज डेबिट किया है जो कि होना नहीं चाहिए, हटाओ, तो टू परचेज कर दो, डेबिट को क्रेडिट कर दो, और फिक्स्ड एसेट होना चाहिए तो फिक्स्ड एसेट को डेबिट करो। ये हो गया एंट्री के हिसाब से समझाना कि फिक्स्ड एसेट में फिक्स्ड एसेट को डेबिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। बट अगर प्रैक्टिकली सोचे कि फर्नीचर को परचेज दिखा है, बट फर्नीचर तो परचेज नहीं है क्योंकि वो मेरा स्टॉक नहीं है, तो परचेज ज्यादा दिख रहा होगा, 10,000 से एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, क्योंकि 10,000 तो फर्नीचर का था, वहां से लेस करेंगे, देखो लेस होगा, परचेज क्रेडिट होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, फर्नीचर में ये 10,000 दिखाएंगे, क्योंकि फर्नीचर 10,000 का था, वो हम लोगों ने दिखाया नहीं, तो अगर फर्नीचर का कोई एग्जिस्टिंग अमाउंट होगा तो वहां ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर न्यू परचेज बोल के अलग से भी उसका कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। तो फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा, फिक्स्ड एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऐड होगा। एक तो ओल्ड वैल्यू में ऐड करके भी दिखा सकते हैं या इंडिविजुअली भी दिखा सकते हैं, वो तो प्रेजेंटेशन हो गया। अब ये भी दो जगह पे एडजस्टमेंट दिखाया हम लोगों ने, 10,000 लेस फ्रॉम परचेज एंड 10,000 ऐड टू फर्नीचर अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। अच्छा, तो अब डेप्रिसिएशन जो होगा, अगर कोई एसेट है उस पे यहाँ पर बोल, अच्छा कोई एसेट तो फर्नीचर का ही बोला है, और कोई एसेट है कि नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा है फिलहाल। फर्नीचर पे 10% लगाना पड़ेगा, मतलब इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि 1 Jan को खरीदा गया है, हम लोग अकाउंटिंग बना रहे 31 March 2020, और डेप्रिसिएशन होता है
टाइम, जितना टाइम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई, जैन फेब मार्च, अच्छा तो ये हो गया 3 मंथ्स है ना। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पे लगेगा, और बाकी अगर यहाँ कोई फर्नीचर है तो उस पे 10% पर एनम बेसिस पे लगेगा, 1 साल का, अगर 1 साल से है एसेट हमारे पास तो फर्नीचर, ठीक है। अच्छा, इसका भी 2 जगह पे जाएगा, एक तो हम लोग का ये डेप्रिसिएशन पीएल में जाएगा, और दूसरा 10,000 से वो अमाउंट यानी कि 1000 लेस होके बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हो गया डबल एंट्री, ठीक है, यहाँ पर भी डबल एंट्री हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोला है, द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर्स एज फॉलोज। बोल रहे हैं कि लोन का जो अकाउंट है वो गांगुली के बुक्स में कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखो ये अगर लोन अकाउंट है, ठीक है, ये लोन अकाउंट है, तो इससे क्या हमें समझ में आता है कि 1/4/2019 को लोन था 50,000, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो क्रेडिट साइड में इसका ब्रॉड डाउन है। तो ब्रॉड डाउन का मतलब ये हमारा लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी? क्योंकि ये लोन लिया गया था, तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है। और बाय बैंक, तो बैंक टू लोन मतलब और भी लोन लिया गया, कब? 31 मार्च 2020, मतलब ये अब टोटल लोन कितना हो गया? 31 मार्च 2020 को 1 लाख का टोटल लोन हो गया। मतलब कंसेप्ट क्या हुआ, हम लोग के पास पहले से ही लिया गया लोन का 50,000 था बाकी, मतलब 50,000 लोन चल रहा था, और भी 50,000 का लोन लिया गया, बट इसका डेट देखो ये एंड ऑफ द ईयर में लिया गया। और अभी जो मिस्टर गांगुली है उनका टोटल लोन अमाउंट है 1 लाख देना बैंक में। अब इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन लिए है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो लोन इस डेट पे लिए है उस पे किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एंड ऑफ द ईयर में लिया गया है। इंटरेस्ट कब लगता है? जब एक टाइम पीरियड ड्यू होता है। अगर ये 31 मार्च के जगह अगर 1 जैन को भी लेते तो जरूर हमारा इंटरेस्ट काउंट होता, जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 3 मंथ्स का काउंट होता। लेकिन इन्होंने लिया ही है 31 मार्च, जिस दिन फाइनल अकाउंट्स बनता है, तो उस ईयर तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो इसीलिए इस अमाउंट पे किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा लोन का, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है जब हम लोग इंटरेस्ट वगैरह का चेकिंग करेंगे, तो ठीक है। इसका मतलब मैंने बताया कि क्या हो रहा है। अब सन्ड्री डेटर में 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम। इसका मतलब होता है म्यूचुअल सेटअप। म्यूचुअल सेटअप का मतलब एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर रॉबर्ट, ठीक है। एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर रॉबर्ट। अब इनका क्या है, ये डेटर भी है मिस्टर गांगुली के और ये क्रेडिटर भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या प्रॉब्लम है? ये कुछ सामान बेचते भी है मिस्टर गांगुली को और मिस्टर गांगुली से खरीदते भी है। तो इन्होंने इन्होंने मिस्टर गांगुली से जो भी सामान खरीदा है, इनको मिस्टर गांगुली को देना पड़ेगा 20,000 और मिस्टर गांगुली को इनसे मिलेगा 10,000। कैसे पता चला? देखो लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर में इंक्लूड है। टोटल जो सन्ड्री डेटर है ऊपर जो वैल्यूज है उसमें 20,000 ऐसा है जो कि रॉबर्ट से मिलने वाला है, और क्रेडिटर में 10,000 ऐसा है जो कि रॉबर्ट को देना पड़ेगा। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? म्यूचुअल सेटअप कर सकते हैं। म्यूचुअल सेटअप का मतलब जो लोअर वैल्यू होगा, ये वाला, ठीक है, जो लोअर वैल्यू होगा उसको हम लोग दोनों जगह से लेस कर देंगे। अब लॉजिक भी बताते हैं क्यों, सिर्फ ये जानना तो काफी नहीं है। तो डेटर में जितना भी अमाउंट है और ये क्रेडिटर में जितना भी अमाउंट है, इसको अगर प्रैक्टिकली समझे तो ये हो जाएगा कि मिस्टर गांगुली को रॉबर्ट से 20,000 मिलेगा और रॉबर्ट मिस्टर गांगुली रॉबर्ट को 10,000 देंगे। तो इनमें नेट क्या हो सकता है? इनमें नेट ये हो जाएगा कि मिस्टर गांगुली रॉबर्ट को बोलेंगे आपको मेरे से 10,000 मिलेगा, ठीक है, लेकिन मुझे तो आपसे 20,000 मिलेगा। एक काम करते हैं, सेटअप कर लेते हैं, आप मुझे सिर्फ 10,000 दे दीजिएगा, आप मुझे सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट को मिस्टर गांगुली, ठीक है, मिस्टर गांगुली कितना दे देंगे? रॉबर्ट को मिस्टर गांगुली, सॉरी, रॉबर्ट मिस्टर गांगुली को कितना दे देंगे? 10,000। क्यों? देखो, रॉबर्ट को 10,000 देना था, किसको? मिस्टर गांगुली को, लेकिन मिस्टर गांगुली को उनसे 20,000 मिलेगा, तो 10,000 का तो सेटअप हो गया, ठीक है। बचा कितना? 10,000, ठीक है, बचा कितना? 10,000। वो कौन किसको देगा? वो मिस्टर रॉबर्ट जो है वो गांगुली को देंगे, क्योंकि डेटर वैल्यू ज्यादा था, डेटर वैल्यू ज्यादा था। अब अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट होता है म्यूचुअल सेटअप। क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्रेडिटर से 10,000 कम करके
दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग रिलेशन डेटर क्रेडिटर दोनों नहीं रख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं नेट सेटअप कर देंगे, क्रेडिटर रिलेशन हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि मुझे तो आपसे 20,000 मिलेगा, तो फिर क्रेडिटर रिलेशन हटा दीजिए, आप मेरे डेटर हुए 10,000 के, क्योंकि हम लोग 10,000 सेटअप कर लेते। अगर ये 20 के जगह 10,000 होता, सोचो अगर ये 20 के जगह 10,000 होता कि मिस्टर गांगुली को रॉबर्ट से 10,000 मिलेगा और मिस्टर रॉबर्ट को मिस्टर गांगुली से 10,000 मिलेगा, तो दोनों कोई किसी को कुछ नहीं देंगे तो सेटअप हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 10,000 सेटअप होने के बाद भी 10,000 बच जा रहा है, बिकॉज अमाउंट 20,000 है। हम लोग 10,000 को एडजस्ट कर देंगे। कैसे म्यूचुअल सेटअप करेंगे? जो लोअर वैल्यू होगा इन दोनों में से उसमें सेटअप करोगे तो हो जाएगा। कैसे होगा? हम लोग क्रेडिटर को 10,000 से कम करके दिखा देंगे, क्योंकि क्रेडिटर रिलेशन प्रैक्टिकली कट हो जा रहा है, ठीक है। और डेटर से 10,000 कम करके दिखा देंगे, यानी मिस्टर रॉबर्ट ओनली 10,000 डेटर के हिसाब से डेटर में इंक्लूडेड रहेंगे, जो कि यही वाला कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। प्रैक्टिकली यही वाला कैलकुलेशन हुआ। तो ये 10,000 का भी हम ये सेटअप होके 10,000 दो जगह पे दिखेगा, डेटर से लेस हो गए, क्रेडिटर से लेस हो गए, ठीक है। इसका भी दो एडजस्टमेंट हो गया। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक, ठीक है। इंटरेस्ट पेड यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये देखो ये वाला, ये 4,500, इसमें इंक्लूड है 3,000 पेड टू देना बैंक, ये बता रखा है, ठीक है। ये देना बैंक का मतलब बाकी और भी किसी और जगह का इंटरेस्ट होगा, किसी और चीजों का इंटरेस्ट होगा। 3,000 देना बैंक का है, ठीक है। तो बाकी कोई और चीज का इंटरेस्ट हो सकता है, कि हो सकता है कि कोई और भी लोन वगैरह है, देखते हैं। बाई बैलेंस बीडी, ये देना बैंक से ही पूरा ले रखा है, ठीक है। चलो देख लेते एक बार, देना बैंक का लोन अमाउंट कितना था। देना बैंक का लोन अमाउंट था 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का 12% मतलब कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये 1 लाख का 50,000 में पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, और 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। अभी अभी हम लोगों ने उनका अकाउंट देखा कि एंड ऑफ द ईयर में उन्होंने क्या किया है, लोन लिया है। तो ये हो जाएगा 6,000, है ना। ये 6,000 हो जाएगा, मतलब जिस लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है वो है 6,000, ठीक है। और इंटरेस्ट पेड हुआ है 4,500, जिसमें से देना बैंक का है 3,000। इसका मतलब देना बैंक का होना चाहिए 6,000, लेकिन दिया गया है 3,000, मतलब और भी 3,000 बाकी रखा गया। और ये बाकी इंटरेस्ट किसी और चीज का होगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेड है वो देना बैंक का इंटरेस्ट प्लस कुछ और है, जिसका नाम हमें नहीं बताया है। लेकिन देना बैंक को तो हमें 6,000 इंटरेस्ट देना था, हम लोगों ने दिया है अगर सिर्फ 3,000, इसका मतलब बाकी अभी भी हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग रखा है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेड कर रखा है। अच्छा, अब ये भी दो जगह पे जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेड ये दो जगह पे जाएगा, एक तो हमें पीएल में दिखाना पड़ेगा ऐड करके, ठीक है। और दूसरा हमें पीएल में तो ऑलरेडी एडेड है, मतलब ये पीएल में ऐसा जाएगा कि देना बैंक का इंटरेस्ट 6,000 हो जाएगा, जिसमें से हम लोगों ने 3,000 पे किया, 3,000 बाकी है। और जो अमाउंट बाकी है वो लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने बैंक का इंटरेस्ट पे नहीं किया, ईयर एंड हो गया है, तो ये हम लोग का लाइबिलिटी है। Interest received represent 1,000 from debtor due to delay on their part and the balance on investment and deposit, ठीक है। इंटरेस्ट रिसिप्ट का जो भी अमाउंट है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट रिसिप्ट का जो भी अमाउंट है, एक बार चेक करते कितना है। ये देखो 7,250, ठीक है। इंटरेस्ट रिसिप्ट का जो भी अमाउंट है उसमें से 1,000 जो है डेटर्स ने डिले किया है पेमेंट करने में, तो उन पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, और बाकी जो है ये डिपॉजिट्स का है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट का है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट में कर लेंगे, और अगर कुछ बाकी होगा तो दो जगह पे पोस्ट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया 7th नंबर पॉइंट। 8th नंबर में देखो, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। अच्छा, बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट पेबल होगा देना बैंक का, वो चेक करो। यहाँ में हेल्प के लिए बता दिया है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक, हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि देना बैंक का इंटरेस्ट हो रहा है 6,000, जबकि हम लोगों ने 3,000 ही दिया है। फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल, हमें इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट पे, वो चेक करेंगे ना, पता चल जाएगा अभी कि कितना रिसीवेबल होगा। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर पे हमें प्रोविजन करना है 5% ऑन द बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर, डेटर पे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर द डिपॉजिट, डिपॉजिट्स अमाउंट जो है इस पे भी प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं, बट हमें बोला यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है हमें इस पे प्रोविजन क्रिएट करने का, ठीक है। चलो, सिर्फ इंटरेस्ट रिसिप्ट का छोड़ के बाकी सबका ही मैंने यहाँ पर छोटा छोटा कैलकुलेशन करके दिखा दिया है, इसका भी कर लेंगे। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
in the books of Ganguly, trading and profit and loss account, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020. ट्रेडिंग और पीछे पीएल के लिए जगह रख देते हैं और एकदम इधर कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। देखते हैं, सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल 5,40,000, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल 5,40,500। नेक्स्ट देखो स्टॉक। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है। एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तुम लोग एग्जाम टाइम में पॉइंट कर लोगे, ठीक है। $2,34,000। अच्छा, इसके बाद है सेल्स। तो सेल्स में एडजस्टमेंट है, बाई सेल्स 14,48,000 लेस हो जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो कितना लेस होगा? 43,000। और एक सेल्स रिटर्न था जो कि एंड ऑफ द ईयर में हुआ था, इस वजह से हम लोगों ने वो नोट डाउन नहीं किया, अभी करना पड़ेगा। 15,000 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 58,000। अच्छा, बैलेंस करने से कितना आएगा? 1,39,000, ठीक है। ये हो गया सेल्स। अब ये सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट हमारा और एक बार होना चाहिए, वो डेटर में चला जाएगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट हमारा और एक बार होना चाहिए, वो डेटर में चला जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सन्ड्री डेटर। जो भी आएगा लेस करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न, जो कि लेस किया हुआ नहीं है, 15,000। नहीं तो हमारा डेटर गलत दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, परचेज 12,15,500 ट्रेडिंग में आ जाएगा। टू परचेज 12,15,500। 12,15,500। तो परचेज से सबसे पहले लेस कर देते हैं फर्नीचर रॉन्गली इंक्लूडेड। फर्नीचर रॉन्गली इंक्लूडेड। फर्नीचर कितना गलती से हम लोगों ने ऐड कर रखा है? 10,000। ये लेस हो जाएगा। और लेस हो जाएगा परचेज रिटर्न जो कि दिया हुआ है। अच्छा, परचेज रिटर्न कितना है? 29,000, मतलब 39,000 लेस होगा। कितना हो जाएगा? 12,15,000 माइनस 10, मतलब 12,05,500। 91, क्या से बात? 12,15,500 माइनस 39, 11,76,000।
76,500, ठीक है। अच्छा, अब ये परचेज रिटर्न बोल रहा है, ये जो हम लोग का फर्नीचर परचेज है उसका एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिख देते हैं फर्नीचर परचेज 10,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर के बाद यहाँ पर है, सॉरी, परचेज के बाद है कैरेज इनवर्ट, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा 93,000 टू कैरेज इनवर्ट। 93,000। अच्छा, रेंट रेंट चला जाएगा पीएल में टू रेंट। रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 28,500। उसके बाद है सैलरी। सैलरीज में भी देखो किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं था, 46,500। फिर आ गया है डेटर, ये देखो यहाँ पर डेटर 1,20,000, तो 1,20,000 जो डेटर है उससे पहले ये लेस होगा, ठीक है। ये एडजस्टमेंट में लिखा था हम लोगों ने। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर 74,000, यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें म्यूचुअल सेटअप हम लोग लेस करेंगे, तो यहाँ पर इनर कॉलम में लिख दिया। लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख, लोन फ्रॉम देना बैंक एट द रेट ऑफ 12%, 1 लाख। ये लोन अमाउंट है, इसीलिए हम लोगों ने बैलेंस शीट में लिखा। इंटरेस्ट पेड, इसमें एडजस्टमेंट था, इंटरेस्ट पेड है 4,500, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट पेड टू इंटरेस्ट पेड 4,500। अब एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट हम बना देते, नहीं तो बाद में नहीं समझ पाओगे कि क्या होगा। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। इंटरेस्ट पेड जो है वो है 4,500। इंटरेस्ट पेड हमें जो इंफॉर्मेशन है ये लिख लेते हैं, गिवन है हम लोगों को, गिवन इन इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन ऊपर दे रखा है वहां पर हमें दे रखा है, ये गिवन इन ट्रायल बैलेंस तो नहीं बोल सकते, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है। 4,500 और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं नीचे और भी, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन कि इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। यहाँ पर इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 टू देना बैंक, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट पेड हो गया टोटल। इसमें से देना बैंक का हम सेपरेट कर लेते हैं। देना बैंक का इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 3,000। देना बैंक का इंटरेस्ट है 3,000, पेड है, ठीक है। मतलब इतना पेड है और बाकी हो जाएगा, इसका मतलब अदर, ठीक है। अदर 1,500 किसी चीज का इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट पे किया है इन्होंने, देना बैंक का 3,000। बट इंटरेस्ट फॉर लोन फ्रॉम देना बैंक कितना होना चाहिए था, तो इंटरेस्ट फ्रॉम लोन फ्रॉम देना बैंक होना चाहिए था 50,000 पे जितना परसेंटेज, और 50,000 पे नील, कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो लिया ही गया है एंड पे। तो 50,000 पे 12%, तो ये होना चाहिए था 50,000 पे 12% पूरे 1 ईयर का, तो कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है, 6,000। देन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 3,000, ठीक है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 3,000। तो अब पीएल में हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, हम लोग को एक्चुअली इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था देना बैंक का 6,000 और ये अदर जो बोल रखा है तो 7,500, बट हम लोगों ने दिखा रखा है 4,500। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग देना बैंक लोन इंटरेस्ट 3,000, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल 7,500। तो ये देखो यहाँ पर इंटरेस्ट पेड है, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर देना बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। वो कितना है 3,000, ठीक है। वो कितना है 3,000, कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन बता दे रहा है कि इसमें से देना बैंक का 3,000 पेड है, देना बैंक का होना चाहिए 6,000, तो इसका मतलब 3,000 पेड है, 3,000 अनपेड है, जो अनपेड है वो आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट, देना बैंक का इंटरेस्ट एंड इंक्लूडिंग अदर इंटरेस्ट जो कि 1,500 है, 7,500। अब ये बाकी जो रखा है ये हमें लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा,
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर लोन फ्रॉम देना बैंक। तो ये अमाउंट हो जाएगा हम लोग का 3000। अच्छा ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट पेड हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 17,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और एडवर्टाइजमेंट भी था, टू एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000, एडवर्टाइजमेंट 56,000। अच्छा इंटरेस्ट रिसिप्ट, इस पे भी हमें एडजस्टमेंट बोला था, इंटरेस्ट रिसिप्ट पीएल में लिखेंगे 7250 बाई, यहाँ अगर जीपी होगा तो ब्रॉट डाउन होगा, बाई इंटरेस्ट रिसिप्ट, क्योंकि इसमें भी हमें एडजस्टमेंट बोल रखा है तो हम इसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे 7250। ठीक है, इंटरेस्ट रिसिप्ट 7250। अब इसका क्या कैलकुलेशंस होगा, वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। इंटरेस्ट रिसिप्ट गिवन है 7250। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिख रखा था। इंटरेस्ट पेड, ये इंटरेस्ट रिसिप्ट रिप्रेजेंट 1000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। ठीक है, तो इसका दो पार्ट है, 1000 है फ्रॉम डेटर फॉर डिलेड पेमेंट, तो डेटर से ज्यादा ले लिया है 1000 रुपीज, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे बोला था उससे देरी में पेमेंट किया, और बाकी बोल रहा है इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का है। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो गुड दोबारा, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अच्छा देखो 6250, ठीक है, ये रिमेनिंग हो जाता है 6250। अब ये किस चीज का है, ये भी हमें क्वेश्चन बता दिया है कि बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, तो ये इन्वेस्टमेंट प्लस डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो है, लेकिन क्या वो इतना ही था या ये ज्यादा है कि कम है, चेक करते हैं, चेक करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि प्रीपेड हुआ कि आउटस्टैंडिंग हुआ। तो इन्वेस्टमेंट पे होगा 5% करके, तो इन्वेस्टमेंट में कितना इंटरेस्ट होना चाहिए हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं, 25,000 पे 5%, 1250। और डिपॉजिट जो था, अब ये 1 ईयर ही क्यों मैंने चार्ज किया, जब मैंने 5% किया इसका मतलब मैंने 12/12 मान लिया, क्योंकि ये अमाउंट हमारा 1419 से ही है और ये भी 1419 से है। ठीक है, डिपॉजिट 1,50,000 पे 10%, चेक करो 1,50,000 पे 10%। अब 1 साल का है 12/12, वो लिखने का जरूरत नहीं, मैंने जस्ट समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 1,50,000 पे 10% तो कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, 15,000, तो इसका मतलब टोटल होना चाहिए ये दोनों मिला के 16,250, जबकि 6,250 रिसिव्ड हुआ है। इसका मतलब देयरफॉर आउटस्टैंडिंग, मतलब हमें मिलना चाहिए आउटस्टैंडिंग इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट कितना हो गया, ये दोनों सेक्शन से 16,250 मिलना चाहिए, हम लोगों ने चेक करके देखा बट मिला है अभी भी इतना ही, मतलब 10,000 हमें कम मिल रखा है, 10,000 हमें कम मिल रखा है। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट रिसीव टोटल दिखाना चाहते हैं फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम इन्वेस्ट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, तो हमारा टोटल अर्निंग होना चाहिए ये 1,000 प्लस ये 16,000
250, मतलब 17,000। देखो हमारा अर्निंग कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल होना चाहिए 17,250, ठीक है। लेकिन हमारा अर्निंग हो कितना रखा है, 7250, इसका मतलब 10,000 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। जैसे समझ सकते हो, टोटल में करके भी समझ सकते हो, एक ही बात है। या फिर ऐसे देख सकते हैं, डेटर से जो मिलने वाला था वो मिला, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट से मिलना चाहिए था इतना, मिला इतना, 10,000 आउटस्टैंडिंग। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको इस तरह से लिख देंगे, बाई इंटरेस्ट लिख दिया इतना, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फ्रॉम इन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट 10,000, ठीक है। तुम लोग ना यहाँ पर नोट नंबर लिख दोगे, ठीक है। मैंने ये हर जगह पे नोट नंबर नहीं लिखा है, वर्किंग नोट लिख देते, ठीक है। तो नोट नंबर लिखना पड़ेगा, नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 है, ठीक है। चलो 1 और 2, 2 और ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल करेंगे 17,250, 17,250 हो गया। अच्छा, ये हम लोग का हो गया इंटरेस्ट रिसिप्ट, कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड 40,000, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड 40,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट था डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट डिस्काउंट रिसिप्ट देखते हैं कितना है, 14,950, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 25,000, ये हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा इन्वेस्टमेंट बोल के। इन्वेस्टमेंट जाएगा कितना, 25,000, ठीक है, 25,000। अच्छा, इनकम जो एक्रू हुआ वो भी लिखना पड़ेगा, फिर आउटस्टैंडिंग ऐसे लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। वो है 10,000, दोनों मिला के डिपॉजिट वाला, और ये 10,000, ये भी लिखना पड़ेगा ना, ये 2 बार पोस्ट होना चाहिए, तो इसको हम लोग लिख देंगे 10,000। ये थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, क्योंकि बाकी अमाउंट मेरा साइड में है, 25,000। अच्छा, अब अब देखो इसको क्या हम लोग आउटस्टैंडिंग अलग अलग नहीं लिख सकते थे, लिख सकते हो। जैसे अगर तुम लोग चाहो कि अलग अलग लिखोगे तो भी लिख सकते हो, जैसे आउट नहीं अलग लिख पाएंगे हम लोग, लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट का है कितना डिपॉजिट का है वो नहीं पता। अगर पता होता कि 6250 में कितना इन्वेस्टमेंट का है तब 1250 से कंपेयर कर सकते, बट वो ऐसा तो दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम ब्रैकेट में भले ही लिख लो कि इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर था पहले से 9,000, तो यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर 9,000 था पहले से, ठीक है। फिर परचेज हुआ है 10,000, तो जो 9,000 था उस पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगा लेते, कितना लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन हमें बोल रखा था डेप्रिसिएशन 10%, ठीक है। तो 10% ये पूरा 1 ईयर लगेगा, यानी 900, ठीक है। अच्छा, अब इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, यहीं पर लिख ले 900, इसमें हो जाएगा हम लोग का 8100। और जो न्यू परचेज हुआ इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये ऊपर लिखना पड़ेगा, फर्नीचर न्यू परचेज, ठीक है। फर्नीचर जो नया परचेज हुआ वो 10,000 का था, वो 1 जैन को परचेज हुआ, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 3 मंथ्स का, जैन फेब मार्च, तो एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 मंथ्स, तो ये कितना हो जाएगा, चेक करो, 10,000 इंटू 10%, नहीं हो रहा, 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, ठीक है, इंटू 3/12, तो ये हो गया 250, 250, इस पे 250 हो जाएगा, तो इस पे माइनस करने से हो जाएगा
750, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों का अमाउंट अब टोटल करके हमें लिखना पड़ेगा। ये देखो मैंने थोड़ा सा अलग अलग दिखा दिया, तो ये बचा हुआ 750 और 8100, यानी टोटल फर्नीचर ये दोनों का टोटल हो जाएगा। या फिर तुम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हो, 8100 और 750 अलग अलग भी लिख सकते हो, या फिर ऐड करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते। 9750 होगा। अच्छा ये गलत हो गया ना। हाँ 9750 और ये हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं 9000 माइनस 900, ये ठीक किया मैंने, 8100, ठीक है। 9750, अच्छा ये दोनों मिला के 18750, ठीक है। ऐसे हो गया। अब ये डेप्रिसिएशन वहां लिखना पड़ेगा, या फिर इसको वर्किंग में करके टोटल भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, इसीलिए ना मैंने ऐसे अलग अलग दिखाया। इसमें 12 मंथ्स का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक साल यूज हो रहा है। इसमें 3 मंथ्स का हो रहा है, बट हाँ यहाँ पर ऐसे दो दो बार फर्नीचर लिखने से बेटर है तुम लोग ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे कर सकते हो कि फर्नीचर पहले लिख लिया 9000, फिर एड फर्नीचर 10000 कर दिया, फिर लेस डेप्रिसिएशन, ये दोनों मिला के इसको वर्किंग नोट में कर लिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो टू डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं अब यहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अच्छा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड, एक है 900 एक है 250, मतलब 1150, 1150, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डेप्रिसिएशन। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग एक्चुअली फर्नीचर कर रहे थे, फिर डेप्रिसिएशन में चले गए। डिस्काउंट अलाउड है 37,700, तो ये 22 टू साइड में आएगा। डिस्काउंट अलाउड है, टू डिस्काउंट अलाउड 37,700। अच्छा डिस्काउंट अलाउड के बाद जनरल एक्सपेंसेस 19,600, ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ठीक है। टू जनरल एक्सपेंसेस 19,600। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, फायर इंश्योरेंस, अच्छा ऑडिट फीस 3500, टू ऑडिट फी 3500। अच्छा ऑडिट फी के बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3000, ये सब में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3000। अच्छा फिर था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 11650, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 11650। अच्छा पोस्टेज टेलीग्राम 4350, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4350, पोस्टेज टेलीग्राम हो गया। कैश इन हैंड और डिपॉजिट ड्राइंग सभी बैलेंस शीट का आइटम है। कैश इन हैंड 1900, कैश इन हैंड 1900, डिपॉजिट 10%, ये 1,50,000, ये भी एसेट है तो ये इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखना चाहिए। डिपॉजिट 10%, 1,50,000। अच्छा और है ड्राइंग्स 50,000, कैपिटल से लेस होगा, लेस ड्राइंग 50,000। अच्छा 50,000। अब देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट हम लोगों ने नहीं लिखा। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा 3,93,000, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्लोजिंग प्रोविजन, लिखना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं होगा, नीचे लिख देते हैं, यहाँ ऊपर लिखने से बेटर होगा, बट ये नीचे लिख देते हैं, इसके ऊपर लिखना चाहिए, कैश के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ लिखते हैं, वहाँ प्रोविजन भी जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000, और ये दो बार पोस्टिंग होगा, एक बार ट्रेडिंग में जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के 3,93,000, ठीक है। अच्छा
अब ये 15,000 का हम लोगों ने कर लिया, जो कि सेल्स रिटर्न था। ये देखो सेल्स रिटर्न में हम लोगों ने ऐड करके दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका और एक जगह इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा, डेटर से कम करके दिखाना पड़ेगा, वो भी हम लोगों ने कर लिया है। चलो 2 बार हो गया। परचेस फर्नीचर का 10,000 एक बार बैलेंस शीट में दिखा दिया, फर्नीचर में इंक्लूड करके, और परचेस से लेस करके दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन ये भी 2 बार दिखा दिया है, 10%। एक तो हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया, इसका टोटल 10% करके चार्ज करके जो भी डेप्रिसिएशन आया 1150, और यहाँ पर 1150। अच्छा, फिर बोला था यहाँ पर लोन का अकाउंट दिखाया था, उससे हम लोगों को ये पता चला 50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, 50,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। अच्छा, अब जब हम लोगों ने लोन का कैलकुलेशन किया तो हम लोगों को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेड भी हुआ, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट रिसीवेबल भी हुआ। तो 7500 लाइबिलिटी में जाएगा, सॉरी 3000 लाइबिलिटी में जाएगा, 10,000 एसेट में आएगा। तो देख लेते लिखा है कि नहीं। 10,000 एसेट में लिखा है, 3,500 3,000 लाइबिलिटी में लिखा है, ठीक है। अच्छा, डेटर, अब डेटर में 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट है, और जो कि डेटर भी है क्रेडिटर भी है, तो इसका हमें एडजस्टमेंट कैसे करना पड़ेगा। इसमें हम लोग करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। कितना लेस करेंगे, जो लोअर वैल्यू होता है, कैंसिलेशन अगेंस्ट सन्ड्री क्रेडिटर बोल के। अच्छा, तो डेटर हम लोग यहाँ से लेस कर देते हैं, लेस कैंसिल अगेंस्ट सन्ड्री डेटर 1,20,000, ये ऊपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जगह होगा। सन्ड्री डेटर 1,20,000 लेस सेल्स रिटर्न 15,000 लेस कैंसिल अगेंस्ट सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर के अगेंस्ट में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 10,000 डेटर कम हो जाएगा, क्योंकि 10,000 उनको जो पे करना था उसमें एडजस्ट कर लिया, और उनको बोला आप सिर्फ 10,000 दे दीजिएगा, क्योंकि आपको भी तो मेरे से 10,000 मिलेगा। तो आप एक काम कीजिए, 10,000 सेट ऑफ कर लीजिए और सिर्फ 10,000 दे दीजिएगा। तो 10,000 का कैंसिल हो गया, तो डेटर इतने से कम दिखेगा। तो कितना हो जाएगा ये माइनस। अच्छा, और इसके बाद अच्छा ये लेस करके निकाल लेते हैं, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रोविजन निकाल पाएंगे। अब ये 2 जगह पे होगा, जैसे हम लोग का डेटर 10,000 से कम हो गया, अब क्रेडिटर भी 10,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर हम लोगों ने सेटअप कर लिया डेटर के अगेंस्ट में। तो इसका हम लोगों को लिखना पड़ेगा, कैंसिल अगेंस्ट, कैंसिल अगेंस्ट सन्ड्री डेटर 10,000। तो ये हो जाएगा 64,000। जिसको 10,000 देना था उसी से हमें 20,000 मिलने वाला था, इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से एडजस्ट कर लिया, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेड है देना बैंक का, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, और उसका वर्किंग नोट बना के एडजस्ट कर दिया। इंटरेस्ट रिसिप्ट ये भी कर लिया है कैलकुलेशन। अच्छा, देना बैंक का इंटरेस्ट ये एक्रूड वगैरह रहेगा, ये भी चेक कर लिया कितना हो रहा है। अब 15% पीबीडीडी क्रिएट करने बोला है, लेस पीबीडीडी 15%। यहाँ पर एक बार क्रिएट करेंगे और एक बार पीएल से लेस करके दिखाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 25,000 लेस होगा। तो चेक करते हैं, 95,000 पे 15%, 14,250 ज्यादा, 95,000 पे 5% शायद, हाँ 5%। 4,750 माइनस 95,000, 90,250, ठीक है। और ये 4,750 पीएल में जाएगा, क्योंकि प्रोविजंस हम लोग पीएल से ही क्रिएट करते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने प्रोविजंस का जो है डेफिनेशन वगैरह भी देखा, ठीक है। तो 2 पीबीडीडी 4,750, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, चलो देख लेते हैं जीपी कितना आता है। जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, इधर ज्यादा है काफी। ये हो गया 13,90,000 और 3 लाख, 16 लाख नहीं, 16 लाख नहीं, ज्यादा हो जाएगा।
139 प्लस 3,93,000। अच्छा 17,83,000 माइनस 2,34,000 माइनस 11,76,500 माइनस 93 2,79,500 2,79,500 2,79,500 by gross profit brought down plus 17250 प्लस 14950 तो ये हो जाएगा 279500 प्लस 17250 प्लस 14950 3,11,700 3,11,700 माइनस 4750 4350 11,650 6,500 अच्छा 19,600 37,700 1150 56,000 17,000 7,500 46,500 28,500 70,500 ये आ गया नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल 70,500 3,11,700 70,500 यहाँ ऐड हो जाएगा लेस ड्राइंग्स माइनस 50,000 प्लस 5,40,500 तो ये हो गया 5,61,000 प्लस 1 लाख मतलब 6,61,000 अच्छा 1,64,300 कर लेते हैं 1,64,300 तो ये हो गया 7,25,300 अच्छा ठीक हुआ क्या चेक करते हैं 5,61 लिख लेते हैं एक बार 5,61 प्लस 1 लाख प्लस 64,000 प्लस 3,000 1,000 रुको क्या हो जा रहा है 5,61,000 प्लस 1 लाख प्लस 63 64 और 3 अच्छा 67 होगा अच्छा मैंने इसको 300 ले लिया था ना इसी वजह से तब गलत हुआ था 7,96,000 तो इधर देखते हैं 18,750 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 90,250 50,000 प्लस 1,900 प्लस 3,93,000 7,28,900 28,900 अच्छा
दोनों साइड अलग अलग आ गया। क्या गलती हो तुम लोग कर रहे हो तो एक बार देखो तो क्या गलती हो गया। 5,61,000, 1,03,000, 3,000 और 64,000, 64 और 3, 67, 1,67,000। ये तो सिंपल हो रहा है। 1,67,000 प्लस 5,61,000, तो ये हो जाएगा 7,28,000। पता नहीं क्या क्या आ रहा है तब से। 7,28,000। अच्छा, लेकिन इधर नहीं आया मेरा 7,28,000, इधर आया 7,28,900। पता नहीं कहाँ से आ गया 900 माइनस 18,750। सही है क्या? अगर सही है तो और नहीं करेंगे। अगर मेरा कुछ गलत हुआ है 1,50,000, 90,250 माइनस 50 माइनस 1,900 माइनस 3,93,000 3,93,000। बट ये 900 ज्यादा आ जा रहा है। अच्छा, एक बार चेक करते हैं। मैम वो 17,850 है। ये वाला हाँ मैम। ओ ओ इसी वजह से 900 का गड़बड़ हो गया ये ऐड करने से। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 900 ठीक है। अब 900 नहीं आएगा, वो 900 अमाउंट ही ज्यादा हो रहा था। अच्छा ठीक है, बाकी तो चीज ठीक ही था। ओ कंप्लीट हो गया हम लोग का। अच्छा, इसमें फालतू में इतना टाइम चला गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो 2 और 3 और 4 क्वेश्चन है ना, जिसमें से 2 और 4 जो है वो छोटा छोटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ये मतलब पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स नहीं है। देखो तो यहाँ पर क्या बोला है, सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज ए टीम ऑफ 8 वर्कर हु वेर पेड 30,000 पर मंथ ईच इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। बोल रहा है सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज ए टीम ऑफ 8 वर्कर्स। इनके पास 8 वर्कर है जिनको 30,000 पर मंथ पे किया जाता है। 31 मार्च 2019 तक ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 31 मार्च 2019 तक 2019 तक ऑर्गेनाइजेशन में 8 एम्प्लॉइज थे और इनको पेमेंट किया जा रहा था एट द रेट ऑफ 30,000 पर मंथ करके, ठीक है। 30,000 पर मंथ करके, ठीक है। अच्छा, एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1920, जब से 1920 स्टार्ट हुआ, मतलब ये कब शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018। अब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ये जो पीरियड है यहाँ पर कंपनी ने सैलरी रेज किया 10%। तो 30,000 का 10% 3,000, तो 33,000 पर मंथ करके हो गया। एट द रेट ऑफ 33,000 पर मंथ करके हो गया। इम्प्लॉय का कुछ भी कम या ज्यादा नहीं बोला है, तो सेम इम्प्लॉयज ही हैं, क्योंकि इम्प्लॉयज का कोई चेंजेस नहीं बोला है। अब क्या बोला है, ऑन 1 अक्टूबर 2019 द कंपनी हायर्ड 2 ट्रेनी एट ए सैलरी ऑफ 21,000 पर मंथ। 1 अक्टूबर 2019 मतलब इस पीरियड में, ठीक है। 1 अक्टूबर 2019 इन्होंने क्या हायर किया है, 2 ट्रेनी, 2 ट्रेनी हायर किए हैं। 21,000 इनको सैलरी मिलता है एट द रेट ऑफ 21,000 पर मंथ, ठीक है। अच्छा, द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। सबको सैलरी मिलता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ का फर्स्ट वर्किंग डे को ही मिल जाता है। 1 मंथ इन एरियर, ठीक है। फिर कॉमा दिया है 1 मंथ इन एरियर, मतलब इसका मतलब होता है जैसे मान लो कि अप्रैल का सैलरी मई में मिलेगा, मई का जून में। एरियर का मतलब होता है
कि 1 मंथ के गैप में मिलेगा, ठीक है। और कब मिलेगा? जब मिल रहा है उस मंथ में फर्स्ट जो है फर्स्ट वर्किंग डे को मिलेगा, ठीक है। मतलब मई का जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन मिलेगा, जून का जो फर्स्ट वर्किंग डे है उसका मिलेगा। मतलब इससे क्या समझ में आता है, पूरे एक महीने में कंपनी कितने टाइम्स जो है सैलरी पे करेगी। अगर एरियर 1 मंथ एरियर में चल रहा है तो कंपनी 1 ईयर यानी 12 मंथ्स में कितने टाइम्स जो है वो पे करेगी, कितने टाइम्स जो है वो सैलरी पे करेगी? बोलो कितने टाइम्स पे करेगी? अगर एक साल अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। कंसेप्ट क्या है? मई वाला अप्रैल का मई में मिलेगा, मई का जून में मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है अप्रैल का मई में मिलेगा, मई का जून में मिलेगा, जून का जुलाई में मिलेगा, जुलाई का अगस्त में मिलेगा, अगस्त का सितंबर में मिलेगा, सितंबर का अक्टूबर में मिलेगा, अक्टूबर का नवंबर में मिलेगा, नवंबर का दिसंबर में मिलेगा, दिसंबर का जैन में मिलेगा, और जैन का फेब में मिलेगा, फेब का मार्च में मिलेगा। तो कितने बार पे हुआ? क्या 12 महीने में तो 12 बार सैलरी होता है, क्या 12 बार हो रहा है? देखो क्या 12 बार हो रहा है? बोलो, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा मैंने। 12 बार नहीं हो रहा है, 11 बार हो रहा है, 11 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 टाइम्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है। एक साल में 11 टाइम्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि 1 मंथ एरियर है तो इसके प्रीवियस वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, जैसे ये मार्च का कब पे होगा? मार्च का नेक्स्ट मंथ का अप्रैल में पे होगा, ठीक है। मार्च का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल में पे होगा, उसी तरह से यहाँ पर अप्रैल में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का पे होगा। मतलब बेसिकली 12 टाइम्स ही हो रहा है, 12 टाइम्स ही हो रहा है, लेकिन 11 टाइम्स जो है वो करेंट ईयर का सैलरी जा रहा है, 1 टाइम जो है वो प्रीवियस ईयर का जा रहा है, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि इनका पेमेंट का मेथड ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट का मेथड ऐसा है। फिर क्या बोला है? सो दैट द एम्प्लॉइज रिसीव देयर सैलरी फॉर जनवरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी। मतलब बता भी दिया है कैसे हो रहा है। जैसे कि अगर जैन में कोई जैन का कोई काम पूरा कंप्लीट कर लिया है तो उसका पेमेंट उसको फेब में मिल जाएगा, फेब का जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करने क्या बोला है? अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें बोला है 31 मार्च 2020 में कितना सैलरी चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला आंसर, सैलरीज टू बी चार्ज टू पीएल फॉर 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 में कितना सैलरी चार्ज होना चाहिए? तो 31 मार्च 2020 में 8 इंप्लॉइज थे, सबको 33,000 करके मिल रहा था, ठीक है। तो पहले ये चेक करते हैं, सैलरीज ऑफ 8 इंप्लॉइज फॉर फुल ईयर एट द रेट ऑफ 33,000 पर मंथ कितना हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, 8 इंप्लॉइज को 33,000 करके देना पड़ेगा। और कितना बार देना पड़ेगा? देना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पर देखो इनका सैलरी कब से बढ़ा है, इनका सैलरी यहाँ से बढ़ा है, ठीक है। तो ये अप्रैल का मई में जाएगा, मई का जून में जाएगा, इस तरह से होगा। तो 8 इंप्लॉइज का 33,000 करके हम लोग का हो जाएगा इंटू 12। चेक करते हैं, 8 इंप्लॉइज 33,000 करके 12, तो 31,68,000, ठीक है। ये हो जाएगा 31,68,000। और ये देखो इन्होंने अक्टूबर 2019 में कुछ ट्रेनी को हायर किया है, लेकिन इनको कैसे पेमेंट होता है? इनको हर मंथ नहीं होता है, इनका 1 ईयर गैप में होता है। ये जो 1 ईयर गैप वाला है वो ट्रेनी के लिए है, इम्प्लॉइज के लिए नहीं है। इम्प्लॉइज का कैलकुलेशन आसान है, 33,000 करके मिलेगा एक एक जन को, 8 जन है, 12 मंथ का कितना हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सैलरीज ऑफ 2 ट्रेनी,
अब ट्रेनी ने 31 मार्च 2020 में कितने दिन काम किया होगा? इन्होंने, ये देखो, इनको हायर कब किया गया था? इनको हायर किया गया था 1 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। 1 अक्टूबर 2019 को हायर किया गया था, तो इन्होंने कितने दिन काम किया होगा? हमें 2020 तक का कैलकुलेट करना है, तो 2020 का स्टार्टिंग कब है? अप्रैल। हाँ, तो इसके बाद से ये लोग काम कर रहे हैं, तो एक मिनट रुको। 31 मार्च 2020, ये वाला बोला है अमाउंट ऑफ सैलरीज वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। ये लोग कब से है? ये लोग पहले से ही है, लेकिन 31 मार्च को इनका सैलरी था 31 मार्च 19 तक था 30,000, 1920 में इंक्रीज होके हो गया 33,000। अच्छा, इनको अक्टूबर 19 में लिया गया, 1 अक्टूबर 19, जो कि 31 मार्च 19 के बाद से स्टार्ट हो रहा है ना। फर्स्ट मार्च 31 19 के बाद से स्टार्ट हो रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का हो जाएगा, ठीक है। तो इनका टाइम ड्यूरेशन हो गया 6 मंथ्स का। टू ट्रेनी एट द रेट करके कितना करके इनको पेमेंट मिलता है? 21,000 फॉर 6 मंथ्स। तो इनका कितना हो जाएगा? 21,000 इंटू 6 इंटू 2, सिर्फ 6 करने से तो नहीं होगा, इंटू 2, 21,000 इंटू 12, तो 2,52,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,52,000। टोटल कर लेते हैं। 34,20,000। ये हो गया 34,20,000 सैलरी टू बी चार्ज टू पीएल फॉर 31 मार्च 2020, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि अमाउंट, ये बोला है कि कितना पीएल में जाना चाहिए, ठीक है। तो पीएल में जितना जाना जाना चाहिए हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी ड्यूरिंग 1920 में एक्चुअली कितना पेड हुआ है? अब देखो, तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर एरियर का इम्पैक्ट क्यों नहीं आया। देखो, एरियर का इम्पैक्ट इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ये बोलना चाह रहे थे पीएल में कितना जाएगा, तो पीएल में ड्यूरिंग द ईयर का जाएगा। अब पेमेंट का मेथड जो भी हो, मान लो 6 महीने बाद सैलरी 6 महीने का दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सैलरी जो है 6 मंथ्स का सैलरी वो दिया जाएगा एक बार, फिर एक 6 मंथ्स का सैलरी फिर एक बार दिया जाएगा, ऐसे करके 2 बार में दिया जाएगा। लेकिन या फिर मान लो कि पूरे साल भर का सैलरी नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि 1 ईयर का सैलरी जो भी हुआ वो नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा, तो क्या हम लोग 1 ईयर का सैलरी पीएल में नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। अगर कोई 1 ईयर का रेंट नहीं देता है तो भी उसका दिखाना पड़ता है पीएल में। तो ये एरियर जो हो रहा है उसकी वजह से कैश आउटफ्लो में चेंज आ सकता है कि हम लोग 1 मंथ के गैप में पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें मेरा कैश आउटफ्लो का पेमेंट का जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन मेरा जो ड्यूरिंग द ईयर का है उसमें थोड़ी ना चेंज होगा, ड्यूरिंग द ईयर जितना होना चाहिए उतना ही होगा, ठीक है। तो मुझे 33,000 करके 8 एम्प्लॉइज को देना है 12 मंथ्स के लिए जितना होगा। मुझे 2 ट्रेनी को 21,000 करके 6 मंथ्स का देना पड़ेगा क्योंकि उनका ज्वाइनिंग डेट है 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 20 तक इनका होता है 6 मंथ। तो इसीलिए हम लोगों ने ये दिखाया, हमें कैश आउटफ्लो नहीं पूछा था। अब पूछा है कि कितना पेड किया, मतलब कितना पैसा चला गया 1920 में, कितना पैसा चला गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा चला गया, तो इसको लिखेंगे सैलरीज एक्चुअली पेड इन 2019-20 1920 में एक्चुअली पे हम लोगों ने कितना किया, ठीक है। अब देखो एक्चुअली हम लोगों ने पे कितना किया, अगर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो इनके वही 8 एम्प्लॉइज थे और 2 ट्रेनी थे, ठीक है। लेकिन इनका पेमेंट का मेथड जो है वो कैसा है, वो है पेड। एक बार पढ़ लेते हैं। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। वर्क फोर्स बोला है, मतलब ये फिर सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मुझे लगा था ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बोल रहा है, ट्रेनी के लिए नहीं। द वर्क फोर्स बोल दिया है, ना तो बोला है द ट्रेनी, ना तो बोला है द इम्प्लॉइज, तो वर्क फोर्स में सभी हैं। तो द वर्क फोर्स पेड सैलरी मतलब सभी को 1 ईयर गैप में ही पेमेंट मिलता है। तो अगर 1 ईयर गैप में कंपनी अपना कैश आउटफ्लो करवाती है, 1 मंथ गैप में, सॉरी 1 मंथ गैप में अगर अपना कैश आउटफ्लो करवाती है तो इम्प्लॉय लोगों को कैसे देना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर सैलरीज फॉर 8 employees for 1920 is 8
एम्प्लॉइज है, कितना करके देना पड़ेगा, 33,000 करके, और 11 टाइम्स देना पड़ेगा क्योंकि 1 ईयर का गैप है तो 11 टाइम्स देना पड़ेगा, और 1 टाइम प्रीवियस ईयर का है ना, तो 11 टाइम्स पहले चेक करते हैं। तो 8 इंटू 33,000 इंटू 11, तो ये हो गया 29,04,000, 29,04,000, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इस टाइम पीरियड में इनका सैलरी बढ़ गया था, तो अप्रैल का 33,000 जिनको मिलना चाहिए था एक पर्सन को, उनको मई में मिलेगा, मई का जून, जून का जुलाई, इस तरह से। और प्रीवियस ईयर का जो मार्च का था वो अप्रैल में आएगा, तो प्रीवियस ईयर सैलरी 30,000 करके था, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी फॉर 8 एम्प्लॉइज फॉर 1920 इज इतना, और इसमें ऐड हो जाएगा, हम लोग कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे सैलरीज फॉर 8 एम्प्लॉइज ऑफ 2018-19, ऐसे लिखते हैं, ऑफ 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 में जो ड्यू हुआ था, पेड ऑन 1 अप्रैल 2019, सैलरी फॉर 8 एम्प्लॉइज फॉर द मंथ, फॉर द मंथ ऐसे लिखो तब समझ में आएगा, फॉर द मंथ मार्च 2019, ठीक है, पेड ऑन 1 अप्रैल 2019 एज 1 मंथ लैग पेमेंट, ठीक है, क्योंकि 1 मंथ लैग में पेमेंट हो रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 8 एम्प्लॉइज हर एक को 30,000 करके, ठीक है, और ये 1 मंथ का, तो 8 इंटू 30 मतलब 2,40,000, तो कैश आउटफ्लो इतना हुआ, ठीक है, कैश आउटफ्लो इतना हुआ, प्लस ट्रेनी का भी कैलकुलेट करते हैं, सैलरीज ऑफ 2 ट्रेनीज। मैम वो 33,000 होगा। नहीं, ये तो प्रीवियस ईयर का है, क्यों 33,000 होगा, 33,000 करके तो करंट ईयर का पेमेंट है, वही तो मैंने यहाँ बोला ना, 11 टाइम्स जो है वो करंट ईयर का होगा, और जो प्रीवियस ईयर का है वो तो यहाँ पर पे होगा ना। यहाँ पर 33,000 कैसे होगा, क्योंकि हम लोग कैश आउटफ्लो निकाल रहे हैं, कैश आउटफ्लो कैसे होगा, अगर ये 12 मंथ्स है, अप्रैल, ये अप्रैल कब से स्टार्ट हुआ है, ये वाला अप्रैल जो है यहाँ दिखा देते हैं 1/4, ये 2019 को स्टार्ट हुआ है, ये खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। हम लोग को पूछा है कंपनी का कैश आउटफ्लो कितना बार होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली पेमेंट कितना है, तो कैश आउटफ्लो, तो अप्रैल का आउटफ्लो मई में होगा, मई का जून में होगा, जून का जुलाई में होगा, जुलाई का अगस्त में होगा, अगस्त का सितंबर, सितंबर का अक्टूबर, अक्टूबर का नवंबर, नवंबर का दिसंबर, दिसंबर का जैन, जैन का फेब का मार्च, यानी कि 11 टाइम्स होगा वो 33,000 करके, क्योंकि ये डेट है। तो अगर हमारा 1 मंथ एरियर में पेमेंट चल रहा है, ये प्रोसेस अगर है, तो इसके हिसाब से अगर हमें कैश आउटफ्लो चेक करना है, यहाँ पर हम लोग ये नहीं चेक करें कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का कितना खर्चा हुआ, अगर ड्यूरिंग द ईयर पूछोगे तो ये पूरा बता दिया जाएगा, 33,000 करके 8 एम्प्लॉइज का 12 मंथ जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। वो होता है कि हमें खर्चा दिखाना है, चाहे पेड हो चाहे पेबल हो, जिसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, नेक्स्ट पूछा है कि बताओ कैश आउटफ्लो कितना हुआ है। तो यहाँ पर अप्रैल में भी कंपनी ने एक पेमेंट किया है सैलरी का, प्रीवियस वाला, क्योंकि जैसे ये मार्च का जो ड्यू हुआ वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में जाएगा, उसी तरह से प्रीवियसली जो मार्च में ड्यू हुआ था वो इस बार अप्रैल में पे हुआ होगा, लेकिन उसका अमाउंट कितना रहा होगा, 30,000। यहाँ पर जो अमाउंट ड्यू हुआ था, यहाँ पर भी तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यहाँ पर मार्च में जो 30,000 ड्यू हुआ था 8 एम्प्लॉइज का, वो यहाँ पर पेमेंट होगा, इसीलिए वो 30,000 होगा। इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर देखो लिखा कि 11 टाइम्स करेंट ईयर, 1 टाइम प्रीवियस ईयर। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस मैम। है ना, तो यहाँ पर फिर 30,000 देना पड़ेगा, यही यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, ये गलत हो सकता है हम लोगों से, तो यही यहाँ पर हमें समझना था, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर यही चीज देखना है कि ये 33 होगा कि 30, ये कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक ये हो रहा है कि ये करंट ईयर में 11 टाइम्स पे हो रहा है, जो कि 33 के अंडर आ रहा है, और प्रीवियस ईयर का जो इस साल एक पेमेंट होगा, क्योंकि 11 टाइम्स तो पेमेंट हो जाता है करंट ईयर के बेसिस पे, लेकिन और एक बार जो पेमेंट होता है प्रीवियस वाला यहाँ पर आएगा, इस साल
का जो लास्ट वाला है वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, इस तरह से। तो ट्रेनी का भी हम लोग उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ट्रेनी का स्टार्टिंग ही है 1 अक्टूबर से, ठीक है, ट्रेनी का स्टार्टिंग है 1 अक्टूबर से। तो इनका 5 टाइम्स पेमेंट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने 6 मंथ्स काम किया। अगर 1 मंथ एरियर करके चलेगा, इन्होंने 6, जैसे इनका अक्टूबर का पेमेंट नवंबर में जाएगा, नवंबर का पेमेंट दिसंबर में जाएगा, दिसंबर का पेमेंट जैन में जाएगा, ठीक है, जैन का पेमेंट फेब में जाएगा, फेब का पेमेंट मार्च में जाएगा, और मार्च का पेमेंट अप्रैल में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स होगा। अब इनका प्रीवियस ईयर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन्होंने प्रीवियस ईयर काम किया ही नहीं था, इन्होंने 1 अक्टूबर 19 से बिजनेस ज्वाइन किया, मतलब काम में लगे। तो इनका बस इतना ही होगा, इनका बस इतना ही हमें कैलकुलेट करना है। मार्च का अप्रैल में मिलेगा। हाँ, अब अगर इसके बाद वाला कैलकुलेट करने बोलते तब जरूर नेक्स्ट ईयर में इसका ड्यू अमाउंट चला जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा 5 टाइम्स, 2 ट्रेनी का 5 टाइम्स हो जाएगा, और इनका कोई प्रीवियस वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने अभी ज्वाइन किया, अभी अभी इसी साल ज्वाइन किया है। तो सैलरीज 2 ट्रेनी फॉर अक्टूबर 2019 to 31st March 2020 at the rate of 21,000 for 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स या 5 मंथ्स लिख सकते हो, 5 बार ही पेमेंट होगा। हालांकि 6 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन 1 मंथ का गैप है, तो इसीलिए 21,000 इंटू 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 21,000, ठीक है, 21,000। अब टोटल करते हैं, प्लस 2,40,000 21,000 33,54,000। ये हो गया कैश आउटफ्लो, लेकिन ये कभी भी हमारा फाइनल अकाउंट्स में नहीं आएगा, फाइनल अकाउंट्स में यही वाला आएगा, क्योंकि पेमेंट का पॉलिसी क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट का पॉलिसी ऐसा भी हो सकता है पूरे 1 साल का रेंट हम लोग नेक्स्ट ईयर देते हैं, तो क्या फाइनल अकाउंट्स में 1 ईयर का रेंट नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। पेमेंट कैसे भी करे, ड्यूरिंग द ईयर जो भी खर्चा ड्यू हुआ है सब दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है कि आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2020, यानी अगर बैलेंस शीट बनता है तो, और अगर आउटस्टैंडिंग दिखाने बोलता है तो वो कितना होगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31 मार्च 2020, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना हो जाएगा चेक करते हैं। देखो, अब आउटस्टैंडिंग हो रहा है 1 मंथ का, क्योंकि अगर इम्प्लॉइज का देखे उन्होंने 12 मंथ्स काम किया, बट हम लोगों ने पे किया 11 मंथ्स का, तो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग होगा। तो 8 एम्प्लॉइज एट द रेट 33,000 फॉर 1 मंथ। अब यहाँ पर 33 क्यों होगा? क्योंकि आउटस्टैंडिंग 33 वाला ही रह रहा है ना, 33 वाला रह रहा है। 30,000 का जो भी पेमेंट का सिस्टम था वो तो यहाँ कवर हो गया, 30 करके मान लो प्रीवियस ईयर भी 11 मंथ्स दिया गया था, और 12 मंथ्स वाला इस साल कवर हो गया, तो वो तो पेड हो गया। तो इसके बाद जो 33,000 अप्रैल में ड्यू हुआ था वो मई में गया, मई वाला जून में गया, तो इस तरह से 33,000 ही 8 एम्प्लॉइज का हमारा आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, ठीक है, फॉर 1 मंथ या फिर 1 टाइम, जैसा लिखना चाहो। तो 33,000 इंटू 8, 2,64,000। और इनका भी होगा, 2 ट्रेनी जो है इनका भी 6 टाइम्स की जगह हम लोगों ने 5 टाइम्स ही पे किया, एट द रेट ऑफ 21,000 फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का एरियर रह जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 21,000 इंटू 2 इंटू 1 मंथ, तो 42,000, 42,000, ठीक है, 42,000, तो टोटल हो गया 3,06,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग हम लोगों का करेंट ईयर का, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इतना होगा। क्यों? करेंट ईयर में हमें पे कितना करना चाहिए था, ये वाला अमाउंट, ठीक है, करेंट ईयर में ये पे करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इतना नहीं किया, किया कितना, इतना, तो दोनों का डिफरेंस भी एक ही बात है, चेक करके देख सकते हो। इतना पे करना चाहिए था 2,52,000, बट किया है 2,10,000, है ना, तो 42 बाकी रह गया। अब देखो यहाँ पर भी देखोगे पे करना चाहिए था 31,68,000, जबकि हम लोगों ने पे कितना किया है, लेकिन इसमें टोटल से नहीं एडजस्ट कर सकते, ठीक है, इससे सिर्फ एडजस्ट करोगे, इससे नहीं कर सकते हो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वाला है। अगर यहाँ माइनस करना है तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 31,68,000 इतना पे करना चाहिए था, बट हम लोगों ने 33 के हिसाब से पे कर रखा है 29,04,000।
33,000, ठीक है। तो हम लोगों ने रिमेनिंग 2,64,000 बाकी रखा है। अगर इसको भी ऐड करके करोगे तो गलत कंसेप्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर वाला पेमेंट था, प्रीवियस ईयर के साथ इस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो ये अगर कैलकुलेट कैसे करेंगे, नहीं कर सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें 33,000 करके इतना पे करना चाहिए था, बट 33,000 करके इतना किया। बट ये फिर यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, बोलो कैश आउटफ्लो कितना है। तो अगर पिछले साल का कोई खर्चा इस साल दे रहा है, कैश आउटफ्लो निकाल रहे हैं, तो दिखाना पड़ेगा, लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह, कि पेमेंट कितना किया। इसी वजह से यहाँ पर हुआ। तो ये मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग जो बेस सीखते हैं उसी के हिसाब से एक क्वेश्चन है, ठीक है। कि हमें ये छोटा मोटा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स के साथ ऐड करके दे दिया, ये चेक करने के लिए कि देखो प्रोफेशनल कोर्स में हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें पूरा बेस लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, बेस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, कंसेप्ट के साथ। अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा तभी हम लोग इस चीज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट होना चाहिए। सिर्फ हम लोग ऐड हो जाता है, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड लेस हो जाता है, इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तभी हमें इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगा। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है ट्रेडिंग पीएल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। ये बस इतना सा ही ट्रायल बैलेंस है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बना लेते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2020। और कभी कभी क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट क्या करता है, इस तरह का क्वेश्चन काफी दे देता है, मतलब इस तरह का कुछ नीचे लॉजिक दे दिया और उसके साथ ऐड कर दिया, मतलब नॉर्मल भी क्वेश्चन को रखा, फिर कुछ थोड़ा ऐसा ट्रिक्स भी दे दिया और मिक्सड अप करके क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तब हमें पूरा चीज पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चीज बहुत ज्यादा देता है इंस्टीट्यूट। या फिर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है ना, वो भी काफी बार आ चुका है उस तरह से, कि जैसे ये वाला जो लास्ट दिन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि फिल इन द ब्लैंक्स में हमें बताना है कि क्या कहाँ क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा बैलेंस शीट मैंने नहीं बनाया, चलो ट्रेडिंग पीएल तो यहीं पर हो जाएगा, पीछे बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020। ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000, तो ट्रेड रिसीवेबल, ओ इधर क्यों लिख रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000। कोई एडजस्टमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है, बस एक ही एडजस्टमेंट नीचे है इन्वेंट्री का, और कुछ नहीं बोल रखा है। इन्वेंट्री ओपनिंग का 5,00,000। अच्छा कैश इन हैंड 5,60,000, वेजेस 3,00,000, इधर लिख लेते हैं पहले, वेजेस, वेजेस 3,00,000। बैड डेप्स, फर्नीचर फिक्सचर, डेप्रिसिएशन, परचेस 12,50,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक छोटा सा है, इसीलिए हम चेक कर करके लिख ले रहे हैं 10,00,000, ठीक है। लेकिन बड़े क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, जो छूट जाएंगे कहीं ना कहीं, क्या हो जाएगा, मिस होने का चांसेस होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से जैसे कर रहे थे वैसे कर लेते, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, कैश इन हैंड यहाँ पर आ जाते हैं, सब बैलेंस शीट वाला आइटम है। इसके बाद कैश इन हैंड 5,60,000। अच्छा वेजेस वेजेस हम लोगों ने लिख लिया। बैड डेप्ट है 50,000, पीएल में चला जाएगा, टू बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट 50,000, ठीक है। अच्छा फर्नीचर फिक्सचर 1,50,000, फर्नीचर फिक्सचर 1,50,000। डेप्रिसिएशन ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है, भले ही ऐड नहीं किया है, लिख दिया है ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन है, तो ये डायरेक्ट पीएल में जाएगा, मतलब चार्ज किया हुआ है।
एसेट पे चार्ज किया हुआ है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 1,50,000, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है वो एक ही बार पुट होगा। सैलरी 2,20,000। परचेज लिख लिया। प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000। प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000। अच्छा। क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल 25,00,000। ट्रेड पेबल 9,00,000। ट्रेड पेबल 9,00,000। सेल 17,00,000। और कुछ नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना पड़ेगा एक बार बैलेंस शीट में। एक बार यहाँ टोटल कर लेते क्योंकि और तो कुछ है नहीं इसमें। तो 17 और 10 27,00,000। अच्छा 27,00,000 टू जीपी। ये हो गया 5,00,000 3,00,000 8,00,000 20,50,000। 6,50,000 बाई जीपी। 6,50,000 ब्रॉट डाउन। माइनस हो जाएगा 4,20,000 230 टू नेट प्रॉफिट 6,50,000 एड नेट प्रॉफिट 2,30,000 27,30,000 प्लस 9,00,000 36,30,000। यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 10,00,000। तो 10,00,000 10,00,000 और 5 और 3 8,00,000 18,00,000 18,00,000 19,00,000 10,000 19,00,000 10,000 और ये दोनों का ऐड कर लेते हैं। 17,20,000 और 19,10,000 मतलब 20 और 10 हो गया 30 और 19 और 17 कितना हो जाएगा? 20 होने से 27 26 26 हो जाएगा। 17,20,000 13 5 और 3 8,50,000 प्लस 10,60 36,30,000। ठीक ही बात 36,30,000। कुछ है तो नहीं इसमें, गलत होने का तो चांसेस नहीं। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है। ये भी कंसेप्चुअल है, डायरेक्टली ऐसे आने से शॉर्ट क्वेश्चन की तरह मतलब छोटे मार्क्स से आएगा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर भी ऐड हो। देखो क्या बोल रहा है। मिस्टर कोटरीवाल इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन। तो ये मैगजीन बेचते हैं तो बहुत से लोग पहले से ही पैसा दे देते हैं मैगजीन का, ठीक है, एडवांस कर देते हैं। Information related to the year ended 31st March 2020 has been given below। हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है 31st March 2020 का। 1/4/2019 he had a balance of 2,00,000 advance from his customer of which 1,50,000 is related to year 2019-20। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं जो बोला है यहाँ पर, ड्रॉ कर लेते हैं। 1/4/2019 he had a balance of 2,00,000 एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो इनके पास एडवांस है फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, 2,00,000।
एडवांस बिगिनिंग में है, कस्टमर ऑफ विच 1,50,000 रिलेटेड टू ईयर 1920, ठीक है। अच्छा 31 मार्च 2020, ये क्या बोल रहा है पहले सुनो। एडवांस जो है मतलब इन्होंने देखा कि जब ईयर स्टार्ट हुआ 1920 तो मेरे पास लोगों का एडवांस पड़ा हुआ है 2 लाख, और इसमें से 1,50,000 का जो एडवांस है वो तो इसी साल का है, मतलब एडवांस इस पीरियड में हुआ होगा, मतलब 18-19 2018-19 में लोगों ने एडवांस किया था 2 लाख, ठीक है। अब जब ईयर एंड हुआ और ओपनिंग बैलेंस को चेक किया गया तब देखा जा रहा है कि इनके इनके पास 2 लाख रुपीस का एडवांस है, जिसमें से 1 लाख तो इसी ईयर को रिलेट कर रहा है, 1 लाख इसी ईयर को रिलेट कर रहा है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। वाइल रिमेनिंग फॉर 2020-21, और बाकी जो है वो 2021 को रिलेट कर रहा है, बाकी अमाउंट जो है वो 2021 को रिलेट कर रहा है, ऐसा बोला गया। मतलब एडवांस लोग पहले से दे देते हैं, तो 18-19 में टोटल 2 लाख का एडवांस में से 1920 का था 1,50,000, यानी 1,50,000 को हम लोग एडवांस को इस बार कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब ईयर आ गया तो वो एडवांस नहीं रहा, जब वो ईयर आ गया जिस ईयर के लिए एडवांस किया गया था, जैसे मान लो अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है। नवंबर में जो लोग दिसंबर में जो लोग मैगजीन खरीदना चाहते हैं उन्होंने नवंबर में एडवांस कर दिया, और जब दिसंबर आएगा तब वो उस पर्सन के लिए और एडवांस नहीं रहेगा, वो हो जाएगा उनका अर्निंग, क्योंकि दिसंबर आ गया, दिसंबर का पैसा पहले से ले रखे थे या फिर कस्टमर दे रखे थे। अगर दिसंबर आ ही गया तो अब वो एडवांस नहीं है, अब वो मेरा क्या हो गया, अर्निंग हो गया, ठीक है। अब वो एडवांस नहीं रहा, जैसे मान लो मैंने 3 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया, जैसे कि दिसंबर, जैन और फेब, ठीक है। ये एडवांस तब तक है जब तक दिसंबर नहीं आया, जैसे ही दिसंबर आया वो एडवांस नहीं हुआ, वो अब क्या हो गया, वो अब एक्सपेंस बन गया, अब हम उसे एडवांस नहीं बोल सकते। जब जैन आया तब तक 2 महीने का एडवांस बोलेंगे, 1 महीना हमारा चला गया, फिर जब जैसे ही जैन आया तब वो एक्सपेंस बन गया, उतना अमाउंट अब एडवांस एक्सपेंस बन गया जितना जैन करेंट है, फिर हम लोग बोलेंगे 1 मंथ का एडवांस है। जैसे ही फेब आ गया फिर हम लोग बोलेंगे खर्चा के साथ एडजस्ट, मतलब अब वो एक्सपेंस हो गया, एडवांस नहीं रहा। इस तरह से हमारा एडवांस जो है वो एक्सपेंसेस में ट्रांसफर हो सकता है, कि एडवांस हम लोगों ने जो किया था अब उसका सर्विस ले रहे हैं या फिर अमाउंट पे कर रहे हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, तब तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये 2 लाख में से 1,50,000 इस ईयर एडवांस कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2021 का था तो अभी तो कैंसिल नहीं होगा। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 1920 ही मेड ए कैश सेल ऑफ 5 लाख, इन्होंने इस साल कैश सेल किया है। कैश सेल मतलब इंस्टेंट, ठीक है, कोई एडवांस वगैरह नहीं, पैसा लिया और मैगजीन बेच दिया, ऐसे भी लोग होते हैं, आते जाते ले लेते हैं, ठीक है। कैश सेल किया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल इनकम फॉर 2019-20, 1920 का टोटल इनकम क्या हुआ, तो देखो सीधा सीधा 1920 का इनकम कितना हुआ, ये कैश सेल हुआ, और ये एडवांस जो इस साल और एडवांस नहीं रहा, क्योंकि इसमें से 1,50,000 तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एडवांस लिया था 1920 का, अब जब 1920 आ चुका है तब ये एडवांस नहीं है, ये अर्निंग हो गया उनका, ठीक है, ये अर्निंग हो गया, तो इनका 1920 का अर्निंग हो गया टोटल 6,50,000। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर 2019-20, ठीक है। तो मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू 2019-20, 2019-20 का हम लोगों ने कैश सेल किया तो ये इसी साल से रिलेट होता है, प्लस हम लोगों ने पहले एडवांस लिया था लेकिन वो इसी साल का लिया था तो वो इस साल का अर्निंग है। तो मनी रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स 1,50,000। 6,50,000 टोटल इनकम ऑफ 2019-20, देखो, और ये ड्रॉ से एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि इस साल का अर्निंग कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछ रहा है टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर
इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज 1,70,000, ये क्या बोल रहा है, टोटल जितना भी पैसा रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज 1,70,000। अब जैसे कस्टमर एडवांस करते ही रहते हैं मैगजीन के लिए, ठीक है, और जब ये ईयर एंड हुआ तो यहाँ पर हमें एडवांस दिख रहा है कस्टमर से लिया हुआ 1,70,000। तो अगर इस साल के एंड में इस पैसे को एडवांस बोल रहे तो ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, ये ऑब्वियसली उसके बाद यानी 2021 से रिलेटेड होगा। तभी अगर कोई चीज 2021 में लेने के बदले हम लोगों ने 1920 में लिया है तभी वो 1920 में एडवांस कहलाएगा, ठीक है। अब हमें बोला है ये देखो टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा ये एक्चुअली क्वेश्चन है कि टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, कितना होगा इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर इज 1,70,000। तो कस्टमर से एडवांस लिए गए पैसे अगर 1,70,000 क्लोजिंग में इस बार दिख रहे हैं तो इस साल का पूरा अर्निंग हमें पूछ रहा है। अर्निंग, अर्निंग का मतलब कैश इनफ्लो हमें पूछ रहा है, हमें पूछा गया है कैश इनफ्लो, ठीक है। अब कैश इनफ्लो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों ने कैश सेल किया है कितना 5 लाख, ठीक है। अच्छा और इस साल प्रीवियस ईयर का जो हम लोगों का 1,50,000 एडवांस लिया हुआ था वो कैंसिल होके यहाँ पर मतलब वो एडवांस के जगह वो अब अर्निंग बन गया, ये 1,50,000 एडवांस था ये ही अर्निंग बन गया। अब हमें पूछा है कितना पैसा रिसीव हुआ है तो 5 लाख हुआ है, ठीक है। और 1,50,000 ये भी हम लोगों ने पहले ही रिसीव हुआ था लेकिन इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, एज ए इनकम दिखा दिया। और अभी हम लोग का एडवांस दिख रहा है 1,70,000। तो अभी हम लोगों ने इस साल कितना रिसीव किया है कैश सेल के अलावा वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो हम लोग एक अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाने से हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो एडवांस हमेशा लाइबिलिटी होता है। तो देखो ओपनिंग लाइबिलिटी कितना है 2 लाख, अभी हम लोग 2 लाख ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 लाख जो है ये हमारा ओपनिंग एडवांस था, 1,70,000 क्लोजिंग था। हम लोग अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर पूरा पूरा अमाउंट लिखेंगे कि जब हम लोगों ने अपना जो है अकाउंट ओपन किया तब हम लोगों ने 1/4/2019 में देखा कि बाई बैलेंस बीडी जो है वो है 2 लाख, ठीक है। प्रीवियस ईयर में लिया गया एडवांस और 31 मार्च 2020 में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस हो गया है 1,70,000। लेकिन 2 लाख में पूरा अब 2 लाख एडवांस नहीं रहा क्योंकि 1,50,000 एडवांस कैंसिल हो गया है। तो एडवांस जो है वो लाइबिलिटी होता है, अगर एडवांस कैंसिल होगा तो एडवांस को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडवांस क्रेडिट होता है, मतलब कैश टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सोचो एंट्री क्या होता होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अगर ये नॉर्मल सेल होता मतलब एडवांस नहीं होता तो कैश टू सेल्स होता, क्रेडिट सेल होता तो फिर हो जाता डेटर टू सेल, या क्रेडिट का बात नहीं हो रहा है। अगर एडवांस ले रहे कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस, ये देखो अगर एडवांस लिया है तो कैश टू एडवांस, ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब अगर ये एडवांस मेरा अर्निंग हो रहा है क्योंकि अभी एडवांस से अर्निंग में ट्रांसफर होने का टाइम आ गया तब बोलेंगे एडवांस खत्म। टू क्या हो जाएगा, टू क्या कैश लिख देंगे, नहीं टू क्या लिखेंगे, टू हमें लिखना पड़ेगा सेल्स, क्योंकि हमें लिखना था एक्चुअली कैश टू सेल्स, है ना। हम लोगों ने कैश रिसीव किया तो कैश टू सेल्स तभी लिख सकते हैं कि अगर इसी पीरियड का अर्निंग है। अगर इस पीरियड का अर्निंग नहीं है तो एडवांस लिया है तो कैश टू एडवांस। अब जिस पीरियड का अर्निंग अगर वो पीरियड आ जाता है तो एडवांस टू सेल, ये नॉर्मल एंट्री हो गया। अब कैश टू एडवांस तो कर रखा होगा हम लोगों ने, तभी तो 1,50,000 एडवांस में लिया है, बता रखा है टोटल 2 लाख लिया, 1,50,000 2019-20 का लिया है। अब ये एंट्री पास करने का बारी है तो एडवांस टू सेल्स। अब हम लोग एक्चुअली जितना अमाउंट हमारा एडवांस नहीं रहेगा उसको कैंसिल करेंगे 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा देंगे, यहाँ पर दिखाएंगे एडवांस रिलेटेड टू करेंट ईयर ट्रांसफर टू सेल्स, ठीक है। ये अब सेल में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये सेल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा 2 लाख में से 1,50,000 सेल में कन्वर्ट हो गया, बचा 50,000। कितना एडवांस बचा, 50,000 एडवांस बच रहा है जो कि 2021 का है। सोचो जो कि 2021 का है।
तो और यहाँ पर दिखा रहा है टोटल एडवांस कितना 1,70,000। तो ये अगर हमें टोटल करके बता दिया है, जस्ट थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ये अगर हमें टोटल करके बता रहा है कि जब 31 मार्च 2020 कंप्लीट हुआ तब हमें 1,70,000 एडवांस दिख रहा है, तो ये बेसिक सा बात हो गया कि यहाँ पर 50,000 जो है वो 2021 का दिखा रहा होगा, जो कि रिसीव्ड हुआ था 18-19 में। ठीक है, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, वैसे तो लेजर बैलेंस करोगे तो अभी अभी आंसर निकल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझो कि 2 लाख में से अगर 1,50,000 इस साल के सेल्स का है, बाकी क्वेश्चन हमें बता दिया है पर्टेन्स टू ईयर 2021, तो इसका मतलब 1,50,000 में से 2 लाख में से 1,50,000 1920 का है, बाकी बोल रहा है 2021 का है, बाकी कितना हो गया 50,000। चलो, अब बोल रहा है कि टोटल एडवांस ईयर एंड में कैलकुलेट किया हम लोगों ने 1,70,000 है, तो इसमें 50,000 में इंक्लूड करके ही उन्होंने बताया होगा, क्योंकि ये टोटल में बताया है। ठीक है, तो इसका मतलब 18-19 में 2021 का 50,000 लिया था जो यहाँ पर इंक्लूडेड है, बाकी कितना हुआ फिर, बाकी हुआ 1,20,000 है ना, बाकी हो गया 1,20,000, वो भी 2021 में हुआ है, लेकिन रिसिप्ट कब हुआ होगा 1920 में। ये देखो रिसिप्ट कब हुआ होगा 1920 में, है ना, तो 1920 में भी हम लोगों ने 2021 का एडवांस लिया और 18-19 में भी हम लोगों ने 2021 का एडवांस लिया। इस तरह से हमारा टोटल एडवांस हो गया है 1,70,000। ठीक है, तो इस साल हम लोगों ने कितना रिसिप्ट किया 1,20,000, ये रिसिप्ट किया, और ये 50,000 जो है 2021 का रिसिप्ट किया था इन द ईयर। ये देखो, ये यहाँ लिख रखा है, यहाँ लिख रखा है, ये देखो, इसको ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसके बाद 50,000 एडवांस फॉर 2021 रिसीव्ड ऑन 18-19। ठीक है, और 1,20,000 रिसीव्ड इन 1920, तो 1921 में एडवांस कितना रिसीव लिया 1,20,000, 50,000 रिसीव किया था 18-19 में, वो भी 2021 का है। यानी एडवांस रिसीव का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अभी अभी मैंने दिखाया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई बैंक, कितना 1,20,000। ठीक है, अगर इसको चाहो तो हम लोग स्प्लिट करके दिखा सकते हैं, ये एडवांस है। ठीक है, लेकिन ये रिसीव हुआ था 18-19 में और 19-20 में, 19-20 में 1,20,000 और यहाँ पर 50,000, टोटल 1,70,000। बाकी अभी लेजर बैलेंस करते तो आ ही जाता आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक बोल के ये बैलेंस हो जाएगा, बस क्योंकि मैंने तो समझा के लिखा तो इसीलिए बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, बाकी ये बैलेंसिंग फिगर लिख लो क्योंकि बैलेंसिंग फिगर ही आ रहा है। तो 3,20,000, 3,20,000। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ, तो इस साल हम लोगों ने कितना पैसा रिसीव किया, एक तो हम लोगों ने रिसीव्ड, ठीक है, तो ये रिसीव किया, ये वाला अमाउंट रिसीव किया, ये तो प्रीवियसली रिसीव किया था, और कितना रिसीव किया 1,20,000, यानी 5 लाख प्लस 1,20,000। ठीक है, 5 लाख प्लस 1,20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे सो टोटल मनी received during the year is कैश सेल करके रिसीव हुआ 5 लाख, और एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, लेकिन यहाँ 1,70,000 दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 50,000 तो प्रीवियस वाला है, तो टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 6,20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये हो गया टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो है छोटा छोटा कंसेप्ट
हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फाइनल अकाउंट्स लगभग हम लोगों ने ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी है कर लिया, आसान आसान क्वेश्चन भी किया। जैसे ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सा दिया था, इसका मुझे नहीं समझ में आया क्यों इतना आसान क्वेश्चन है। जो भी हो, तो इतना आसान आएगा नहीं, ये बोल सकते हैं, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। इस तरह का क्वेश्चन पॉइंट आ सकता है दूसरे क्वेश्चन के साथ ऐड करके। तो फाइनल अकाउंट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज तो और कुछ हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि 2-4 मिनट में हम लोग कितना बोलेंगे, ज्यादा तो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी।